Students, I will drive here Debye-Huckel limiting law. तो why it is called limiting law? जो Debye-Huckel law limiting law क्यों कहलाता है? Limiting law जो ये केवल डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है ना? तो इसकी कुछ लिमिटेशंस है, इसलिए यहाँ पर लिमिटिंग लिखता है। तो ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है कि जो भी मतलब आयनिक सॉल्यूशंस है जो आइडियल सिचुएशन से हट जाता है तो उसमें जो कोफिशिएंट आएगा, कहने का मतलब क्या है कि जो कंसंट्रेशन है बच्चों वो एक्टिविटी के इक्विवेलेंट नहीं है आयनिक सॉल्यूशंस की या फिर कंसंट्रेट सॉल्यूशंस की। आइडियल जो सॉल्यूशन होते हैं तो जो राउट्स लॉ फॉलो करते हैं उसको ये फॉलो नहीं करेगा, मतलब आइडियल सिचुएशन से हट जाता है। तो यहाँ पर क्या आता है, एक कोफिशिएंट आता है गामा। अगर आइडियल होगा तो गामा इक्वल टू 1, कंसंट्रेशन किसके बराबर हो जाती है, एक्टिविटी के हो जाती है बराबर। तो यहाँ पर जो लिख रहा है प्लस माइनस, गामा प्लस माइनस, ये क्या है, एक्टिविटी कोफिशिएंट। क्या कह रहे हैं इसको हम, एक्टिविटी कोफिशिएंट, एक्टिविटी कोफिशिएंट। तो इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, डिबाई-हक्कल लिमिटिंग लॉ से, उसी का ये डेरिवेशन है। आई क्या है, एक कांस्टेंट निकल के आएगा, जेड जो है बच्चों कैटायन का चार्ज, जेड नेगेटिव एनायन का चार्जेस है यहाँ पर, और आई जो है आयनिक स्ट्रेंथ है, वो हम देखेंगे जब ड्राइव करेंगे। तो यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या चल रहा है इसके डेरिवेशन में, क्योंकि ये जो आइडियल सिचुएशन से हट रहा है, आइडियल सॉल्यूशन नहीं रह रहा, उसके पीछे जो रीज़न है वो रीज़न ये है कि इनके बीच में कोलम्बिक इंट्रैक्शंस होते हैं कैटायन और एनायन के। तो इसके पीछे जो लॉजिक है डेरिवेशन का यही है कि कोलम्बिक इंट्रैक्शन की वजह से आइडियलिटी से हट रहा है। तो यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं, यहाँ पर अगर मान लिया सिचुएशन ये हो कि जो कोलम्बिक इंट्रैक्शंस है उनको क्या कर दें, हम टर्न ऑफ कर दें, उनको बंद कर दें, जैसे लाइट का बल्ब बंद किया जाता है, टर्न ऑफ कर दें और फिर उनको क्या करें, टर्न ऑन करें। तो चार्जेस को वापस लाने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा, है ना। उस वर्क के बेसिस पर हम क्या है, एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू यहाँ पर ड्राइव करेंगे। फिर से जो की कॉन्सेप्ट है यहाँ पर ये है कि अगर सपोज ये हमने टर्न ऑफ कर दिया, जो चार्जेस हैं वो टर्न ऑफ कर दिए, मतलब न्यूट्रल हो गए, और फिर से वापस चार्ज उसी सिचुएशन में, उसी डिस्ट्रीब्यूशन में, जो मॉलिक्यूल का डिस्ट्रीब्यूशंस है सॉल्यूशन के अंदर, उसी डिस्ट्रीब्यूशन में वापस चार्जेस को लाने के लिए, कोलम्बिक इंट्रैक्शंस को लाने के लिए जो वर्क हमें करना पड़ेगा, और ये जो वर्क करना पड़ता है वो किसके बराबर होता है, गिब्स फ्री एनर्जी का डिफरेंस है इसका आइडियल सिचुएशन और रियल सिचुएशन में। गिब्स फ्री एनर्जी का डिफरेंस आइडियल सिचुएशन और रियल सिचुएशन में, जो यहाँ पे वर्क हमें करना पड़ता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो डेरिवेशन में स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैंने जो लेक्चर डाले उसमें बताया हुआ है कि जो कैटायन और एनायन है कुछ इस तरह से, कैटायन के चारों तरफ एनायन आ जाते हैं जिसे क्या बोलते हैं हम, आयनिक एटमॉस्फेयर। ऐसे एनायन के चारों तरफ क्या आ जाते हैं, कैटायन की मेजॉरिटी रहती है, उसके चारों तरफ क्या बना लेते हैं, आयनिक एटमॉस्फेयर बना लेते हैं, ड्यू टू किसकी वजह से, कोलम्बिक इंट्रैक्शंस की वजह से। तो बच्चों यहाँ पर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मेन यही है कि वापस अगर हम चार्जेस को लाएं, टर्न ऑफ कर दिया, सपोज चार्जेस नहीं है तो आइडियली बिहेव करेंगे वो, क्योंकि आइडियलिटी सिचुएशन से जो हट रहा है वो किसकी वजह से हट रहा है, ड्यू टू कोलम्बिक इंट्रैक्शन। तो फिर से अगर चार्जेस वापस लाए जाएंगे तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, और वर्क किसके बराबर हो गया, आइडियल सॉल्यूशन माइनस गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ रियल सॉल्यूशन माइनस गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, और जो डिफरेंस गिब्स फ्री एनर्जी का वो वर्क के बराबर है। तो जो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि वर्क टू चार्ज द मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स को जो चार्ज करने में वर्क होगा, फर्दर वर्क किसके बराबर होगा बच्चों, गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ रियल माइनस गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ आइडियल। तो गिब्स फ्री एनर्जी, सपोज साल्ट इस तरह का है बच्चों, एम पी मतलब नंबर ऑफ कैटायन पी है, एक्स क्यू, नंबर ऑफ एनायन क्या है, क्यू है। जैसे कि अब मैं कहूँ कि NaCl, तो P1 है, क्यू क्या है, 1 है। अगर मैं कहूँ BeCl2 तो P1 है, क्यू क्या है, 2 है। इस तरह का कोई साल्ट यहाँ पर है जो हमने लिया है। तो बच्चों गिब्स फ्री एनर्जी जो रहेगी रियल सिचुएशन की, गिब्स फ्री एनर्जी टोटल, गिब्स फ्री एनर्जी P कैटायन है, नंबर ऑफ कैटायन, एक कैटायन की गिब्स फ्री एनर्जी कितनी होगी, म्यू प्लस। ये क्या कहलाता है, किसका सिंबल होता है बच्चों, केमिकल पोटेंशियल भी इसको बोलते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी पर मोल भी इसको बोल सकते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी पर मोल। तो कितने मोल है, P कैटायन के प्लस Q नंबर कितने हैं एनायन के, तो टोटल गिब्स फ्री एनर्जी हो गई है एनायन की टोटल गिब्स फ्री एनर्जी, क्योंकि नंबर ऑफ मोल कितने थे Q, और कैटायन के कितने हो गए, नंबर ऑफ मोल P हो गए, है ना।
तो टोटल गिब्स फ्री एनर्जी होगी कुल मिलाकर के माइनस, तो ये हो गया रियल माइनस आइडियल सॉल्यूशन की गिब्स फ्री एनर्जी को इसमें से माइनस कर दें। P प्लस जो आइडियल अगर सिचुएशन है, अगर सॉल्यूशन आइडियल होता, प्लस Q माइनस आइडियल सिचुएशन में। ठीक है, तो इन ये गिब्स फ्री एनर्जी होगी टोटल 1 मोल की, ये गिब्स फ्री एनर्जी हो गई। तो इनका जो डिफरेंस है वो वर्क के बराबर होगा। कि मान लीजिए सॉल्यूशन न्यूट्रल है, कोई चार्जेस नहीं है, फर्दर उसमें टर्न ऑन चार्ज करके लेकर के आ रहे हो, जब टर्न ऑफ है मतलब सॉल्यूशन के क्या हो गया, आइडियल हो गया। आइडियल सॉल्यूशन तभी हो रहा है जब उसमें क्या नहीं है, आयनिक इंट्रैक्शंस नहीं है। फिर से उसमें क्या कर रहे हैं, हम चार्ज को टर्न ऑन कर रहे हैं, फिर से रियल सिचुएशन में आ रहे हैं। तो उन दोनों की गिब्स फ्री एनर्जी में जो डिफरेंस है वही वर्क के बराबर है। आगे क्या कर रहा हूँ बच्चों में, P कॉमन ले रहा हूँ, इसको इन दोनों टर्म को पास में लिखें। P यहाँ लिख दिया म्यू प्लस माइनस म्यू प्लस आइडियल प्लस ऐसे Q कॉमन ले रहा हूँ यहाँ पर, Q म्यू माइनस, ठीक है, म्यू माइनस माइनस म्यू माइनस आइडियल। ये तो समझ में आ रहा होगा। ऊपर से हमने रीअरेंज किया है, इन दोनों टर्म को यहाँ पर रख दिया, इन दोनों टर्म को यहाँ पर रख दिया हमने। यहाँ पे बच्चों एक चीज़ जान लो, अगर जो केमिकल पोटेंशियल्स आयंस का है म्यू प्लस आइडियल, ये अब बराबर तो रहेगा नहीं केमिकल पोटेंशियल। एक जो टर्म इसको इससे डिफरेंस करती है वो होती है RT/Ln केमिकल पोटेंशियल, ये कोफिशिएंट Ln गामा प्लस माइनस का मतलब है मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट। इंडिविजुअल का निकाला नहीं जा सकता, कैटायन और एनायन का अलग अलग नहीं निकाला जा सकता, उनका जो एक्टिविटी कोफिशिएंट है उसका मीन मतलब उसका एवरेज, ये यहाँ पर ये एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पर रहती है। तो इस टर्म से अगर इसको इधर ले जाएं तो ये इसके बराबर हो गया, मतलब म्यू प्लस इधर इसको ले आऊँ तो क्या हो गया, म्यू माइनस आइडियल, तो किस क्या टर्म रह जाएगी, RT/Ln प्लस माइनस, है ना। तो बच्चों ये एक फार्मूला होता है, तो उसके बेसिस पे इसको क्या लिख सकते हैं, ये वाली टर्म हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये टर्म इधर जाएगी माइनस जाएगी। तो क्या हो गया, P/RT/Ln गामा प्लस माइनस प्लस Q/RT/Ln गामा प्लस माइनस, कुछ नहीं किया, ये एक फार्मूला होता है, मैंने उसके बेसिस पे इस ब्रैकेट को मैंने यहाँ पे ये लिख दिया और इसको क्या लिख दिया, ये लिख दिया है। तो WE इजकल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो सेम है, इन दोनों को हम कॉमन ले सकते हैं। क्या आ गया, P प्लस Q RT/Ln गामा प्लस माइनस, ठीक है। तो Ln गामा प्लस माइनस क्या हो जाएगा, WE अपॉन P प्लस Q को मैं यहाँ शॉर्ट नोटेशन क्या लिख देता हूँ, S लिख दो। P प्लस Q की जगह क्या लिख दिया मैंने, नोटेशन S लिख दिया, SRT। तो बच्चों ये हमें निकालना है फाइनली, Ln गामा प्लस माइनस, है ना। Ln लिखा है, ये लो की टर्म है, वो तो बेस 10 हम चेंज कर देंगे। इसको निकालना है, इसको निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, वर्क चाहिए, WE चाहिए। WE किस तरह से निकलेगा, WE कौन सा वर्क है, अगर ये सपोज चार्जेस नहीं है, फिर वापस चार्ज लाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा, है ना। हम कह रहे हैं कि चार्जेस टर्न ऑफ कर दिए, फिर टर्न ऑफ करने में वापस उन चार्जेस को वहीं पर लाने में जो वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों वर्क जो होता है किसी ये हमने 12th में पढ़ा है, 12th क्लास में पढ़ा होगा। वर्क क्या होता है बच्चों, अगर वापस चार्जेस को वहाँ पर लाएं, किसी पोटेंशियल में चार्जेस को लाएं, तो ये होता है पोटेंशियल हमें पता होना चाहिए, पोटेंशियल इनटू जो चार्ज है उस पर चार्ज, ठीक है। तो ये एक जनरल फार्मूला होता है। कहने का मतलब यहाँ पर हमारा टास्क क्या हो गया कि यहाँ पर टर्न ऑन करेंगे तो जो इसका आयनिक एटमॉस्फेयर है, जो ये सेंट्रल एटम है, तो वहाँ पर कितना फाई है आयनिक एटमॉस्फेयर का वहाँ पर, ठीक है। अगर वो हमें पता चल जाएगा, क्यू कितना चार्ज ला रहे हैं, क्यू हमें पता होगा, तो हम निकाल सकते हैं आगे। तो कहने का मतलब हमारे नेक्स्ट टास्क हमें ये पता चल गया Ln गामा प्लस माइनस जो निकालने के लिए हमें ये टोटल वर्क चाहिए, कैटायन और एनायन को वापस वहाँ उसी डिस्ट्रीब्यूशन में लाने के लिए, ठीक है, W चाहिए। और वर्क क्या होता है, वर्क होता है बच्चों पोटेंशियल इनटू चार्ज, जो भी चार्ज प्लस यूनिटी का, या हम माने कि ये इस पे चार्जेस जो हैं, जो भी आयन रहेगा उस पर चार्जेस ZIE है, मतलब +2 या जो भी Z है, ठीक है, +1 चार्ज है, +2 चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब इस पे चार्ज कितना ZIE है, ऐसा हम मान रहे हैं।
तो चार्जेस तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फाई कितना होगा ये यहाँ पर आगे कैलकुलेट करने वाली बात है कि फाई कितना होगा आयनिक एटमॉस्फेयर का। ठीक है, तो नेक्स्ट हमें क्या है, हमारे पास क्या है, फाई आई कैलकुलेट करना। तो बच्चों इसको हटाता हूँ, फिर लिखते हैं, ये फार्मूला हमें याद रखना है, आगे यूज़ होगा। फाइनली उठा करके फाई अगर जब हमारा कैलकुलेट हो जाएगा, हमारा टारगेट क्या, फाई निकालना, फाई आई निकाला, फाई आई निकल जाएगा तो हम वर्क जो है निकाल सकते हैं फिर उससे। ठीक है, उसे वर्क हम कैलकुलेट कर सकते हैं और इस फार्मूले में फाइनली पुट कर देंगे। तो हमारा पर्पज़ है फाई आई निकालना, यहाँ पर टारगेट ध्यान रहता है तो इजी रहता है। ठीक है, तो हमारा फाई आई पोटेंशियल निकालना है हमें। देखो पोटेंशियल किस तरह से निकलेगा, तो सपोज है ना, द पोटेंशियल ऑफ, जो ये कुछ बेसिक फार्मूले हमने 12th क्लास में पढ़े हुए हैं। पोटेंशियल ऑफ सेंट्रल एटम एट डिस्टेंस r। डिस्टेंस r पर क्या पोटेंशियल का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, पोटेंशियल मतलब फाई आई बच्चों ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R होता है पोटेंशियल। फाई आई इज इक्वल टू, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q को मैं यहाँ पर कैपिटल ZI से डिनोट कर रहा हूँ अपॉन R। फार्मूला वही है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R, है ना। तो लेकिन यहाँ बार बार क्योंकि हमें लिखना पड़ेगा, तो ZI को हमने क्या कर दिया, नोटेशन ZI का मतलब ये है बच्चों चार्जेस, जो भी चार्ज हमने क्यों मतलब ZIE स्मॉल है और ZIE ये कैपिटल Z है, ये कैपिटल Z है, तो चार्ज ZIE अपॉन ये हो गया 4/4 पाई एप्सिलॉन, 4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है, सॉल्यूशन की परमिटिविटी, एप्सिलॉन क्या है, सॉल्यूशन की परमिटिविटी। लेकिन बच्चों यहाँ पर सिचुएशन क्या है, ये पोटेंशियल, ये फार्मूला तो हम पढ़ा हो, पोटेंशियल ऑफ सेंट्रल एटम एट डिस्टेंस r, डिस्टेंस r पर इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसका पोटेंशियल क्योंकि इसके चारों तरफ क्या है, आयनिक एटमॉस्फेयर है, क्योंकि यहाँ पर हमने आइसोलेटेड एटम की बात की होगी, है ना, पोटेंशियल ऑफ आइसोलेटेड एटम, सेंट्रल एटम उसके एटमॉस्फेयर से बाहर है, उस सिचुएशन में उसका जो पोटेंशियल होता r डिस्टेंस पर, भले इसकी चारों तरफ कोई भी चार्जेस है, इसके चारों तरफ अगर आयनिक एटमॉस्फेयर नहीं है, इसका जो पोटेंशियल होगा r डिस्टेंस पर, उसकी बात की गई। लेकिन यहाँ जो सॉल्यूशन की स्थिति है, यहाँ पर क्या है, कैटायन है, ये सील्डेड है, एनायन है, इसके चारों तरफ क्या है बच्चों, आयनिक एटमॉस्फेयर है। तो अब इसका पोटेंशियल क्या होगा, क्या वही रहेगा या दूसरे डिफरेंट चार्ज के आयंस आ गए, तो ऑब्वियस ही बात है क्या हो गई, इसका जो पोटेंशियल है वो सील्ड हो गया, ढक लिया, सील्ड है ना, आयंस ने सील्ड कर लिया। तो ये जो चार्जेस है डिस्टेंस r पर जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल ज़्यादा तेज़ी से गिरेगा, फास्ट गिरेगा। ठीक है, तो ये फार्मूला वर्क यहाँ नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल यहाँ पर कैटायन को क्या कर लिया इन्होंने, एनायंस ने सील्ड कर लिया, सिंपली बात कह रहा हूँ मैं। तो इसका जो पोटेंशियल होगा वो उस पर ये फार्मूला वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये तो सील्डेड है। तो सील्डेड पोटेंशियल का फार्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, सील्डेड पोटेंशियल का जो फार्मूला है फाई आई इज इक्वल टू, ये तो है लेकिन इस तेजी से गिरेगा, क्योंकि क्या है, उसके चारों तरफ आयनिक एटमॉस्फेयर है। तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियली एक टर्म आ जाती है जिसको बोल रहे हैं हम R/RD, मतलब R डिस्टेंस पर जो फाई आई, मतलब इस तरह की रियल सिचुएशन है जिसके चारों तरफ क्या है, आयनिक एटमॉस्फेयर है, तो R डिस्टेंस पर जो उसका पोटेंशियल होगा। तो वहाँ पर एक एक्स्ट्रा टर्म ये आ गई, R तो R डिस्टेंस पर, लेकिन RD क्या लिख दिया यहाँ पर, यहाँ पर इसके यहाँ पर RD का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ D लगा हुआ है ना, R है डिस्टेंस RD। तो RD क्या होता है, किसको बोलते हैं बच्चों, डिवाई लेंथ को बोलते हैं। RD किसको बोल रहे हैं हम यहाँ पर, डिवाई लेंथ को, डिवाई लेंथ। तो डिवाई लेंथ किसको कह रहे हैं हम, जो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये सेंट्रल एटम जो पॉजिटिव है, तो यूनिट चार्ज अगर ये है तो इसके चारों तरफ जो आयनिक एटमॉस्फेयर है वो भी यूनिट चार्ज का होना चाहिए,
तो इसका जो पोटेंशियल है एकदम से ड्रॉप कर जाएगा। मतलब सपोज कोई प्लेट है, इस तरह से कुछ चार्जेस है, तो निगेटिव चार्जेस अगर एकदम उतनी अमाउंट में, तो उसको पोटेंशियल क्या हो गया, एकदम से ड्रॉप कर गया उतनी पर ही। लेकिन होता क्या है सॉल्यूशन के अंदर, सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है तो आयंस तो मूव करते रहते हैं, मूव करने से यहाँ पर जितना चार्जेस ये है एकदम से इसके विसिनिटी में उतना चार्जेस नहीं रहता, क्योंकि वो मूव करते रहते हैं, तो इसका पोटेंशियल कुछ दूर तक इस तरह से वैनिश होता है, मिनिमाइज होता है। तो इसके पर्टिकुलर यहाँ से जहाँ पर ये सेंट्रल एटम है, कहाँ पर जाकर के वैनिश हो रहा है, ये जो लेंथ है ये डिवाई लेंथ कहला रही है। इस लेंथ को क्या कह रहा है, डिवाई लेंथ। तो एकदम से ये पोटेंशियल एकदम से नहीं गिरा, क्योंकि यहाँ पर जो आयंस है उसके इक्वल एनायन नहीं रहते, क्योंकि वो मूव करते रहते हैं। तो इसका पोटेंशियल काफ़ी दूरी पे जाकर के जितनी भी डिस्टेंस पे गिरेगा, वो जो डिस्टेंस है वो डिवाई लेंथ कहला रही है। तो यहाँ पर पोटेंशियल ये अगर हमें सील्डेड पोटेंशियल हमें पता चल गया, सील्डेड पोटेंशियल ये होता है, लेकिन आर डी कैलकुलेट करना होगा। यहाँ पर नेक्स्ट पर्पज क्या है कि हाउ टू कैलकुलेट द आर डी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या बताया कि पोटेंशियल ये फार्मूला होता है, लेकिन रियल सिचुएशन यहाँ पर जो आयंस हैं वो कैसे हैं, सील्डेड हैं, उनके चारों तरफ आयन है, तो उसके लिए पोटेंशियल क्या होता है, ये पोटेंशियल होता है। यहाँ पर एक टर्म आई आर डी, डिवाई लेंथ। तो डिवाई लेंथ को कैसे कैलकुलेट करें, तो डिवाई लेंथ कैलकुलेट करने के लिए जो हमें क्या रिक्वायर्ड है कि जो पोटेंशियल किस तरह से डिक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल का रिलेशन और यहाँ पर चार्ज डेंसिटी, इसकी आर डिस्टेंस पर जो कैटायन है इसकी आर डिस्टेंस पर क्या चार्ज डेंसिटी है, उनका रिलेशन पता होना चाहिए। चार्ज डेंसिटी किसके बीच में रिलेशन पता होना चाहिए, फाई जो सेंट्रल एटम है उसका क्या पोटेंशियल है, और रिलेशन इसकी चार्ज डेंसिटी में, मतलब रो आई में। चार्ज डेंसिटी तो हम जानते हैं, मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को हम चार्ज डेंसिटी यहाँ पर बोल रहे हैं, मतलब जो चार्जेस होगा कैटायन और एनायन में जो डिफरेंस होगा उनके चार्जेस में, है ना। मान लीजिए कैटायन ज़्यादा है एनायन कम है, तो कुछ ना कुछ चार्जेस वहाँ पर रहेगा। अगर दोनों बराबर है चार्ज डेंसिटी जीरो हो गई। तो इसके आर डिस्टेंस पर और इसके पोटेंशियल की वजह से है, तो ये जो रिलेशन है ये कहलाती है पॉइजन इक्वेशन। तो इस रिलेशन को कौन देता है, पॉइजन इक्वेशन, फ्रॉम पॉइजन इक्वेशन। ठीक है, पॉइजन इक्वेशन यूज़ क्यों कर रहे हैं हम, टू कैलकुलेट आर डी को कैलकुलेट करने के लिए, है ना। टू कैलकुलेट आर डी, टू कैलकुलेट आर डी वी नो पॉइजन इक्वेशन। ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हैं बच्चों, ये टर्म। तो पॉइजन इक्वेशन क्या है, लैम्डा स्क्वायर फाई आई जो पोटेंशियल है सेंट्रल एटम का, इक्वल टू उसकी आर डिस्टेंस पर चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन हम जान ही रहे, ये क्या है, सॉल्यूशन की परमिटिविटी है, सॉल्यूशन की परमिटिविटी है। और साई आई क्या है यहाँ पर, ये चार्ज डेंसिटी है आर डिस्टेंस पर, चार्ज डेंसिटी। बच्चों ये डेल स्क्वायर यहाँ पर क्या है, लाप्लासियन ऑपरेटर है ये, जैसे कि हम इस क्वांटम में भी पढ़ते हैं। और यहाँ पर क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हैं, तो वहाँ पर नहीं तो इसकी वैल्यू क्या होती थी, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर होती थी। लेकिन यहाँ पर क्या चलेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट्स चलेंगे। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए डेल स्क्वायर फॉर पोलर कोऑर्डिनेट्स, डेल स्क्वायर की वैल्यू जो है 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर होगी। और बच्चों यहाँ पर एक माइनस रहता है पॉइजन इक्वेशन में, है ना, ये माइनस भी है, ये पॉइजन इक्वेशन है इस तरह से। तो डेल स्क्वायर बच्चों यहाँ पे गया 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर। दो टर्म बच्चों थीटा और फाई की आती है, क्योंकि यहाँ पर जो एनिक एटमॉस्फेयर है वो एंगल पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो स्फेरिकल टाइप से है, तो दोनों टर्म्स जो है और हमने ठीक है इग्नोर कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी है वो पर्टिकुलर एंगल पर डिपेंड नहीं करेगी, स्फेरिकल है, केवल डिस्टेंस आर डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहे हैं। तो बच्चों पुटिंग दिस वैल्यू इन अबव इक्वेशन, सब इनको हमने कुछ नाम दे दिए। चलो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। तो इस वैल्यू को हम बच्चों पुट क्या कहाँ पे, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, है ना। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, पुटिंग दिस वैल्यू दिस इन इक्वेशन 2।
1 अपॉन आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर और क्या फाई आई इज इक्वल टू माइनस साई आई अपॉन एप्सिलॉन। तो अब इसके बाद तो बच्चों ये बताता क्या है, डेल स्क्वायर बताता है कि डिस्टेंस के साथ किस तरह से वेरी कर रहे हैं, डिस्टेंस के साथ किस तरह से, डेल अपॉन डेल आर क्या कह रहा है, किस तरह से फाई चेंजेस हो रहा है आर के साथ में, पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ किस तरह से डिक्रीज हो रहा है। तो ये टोटल इसका मीनिंग ये है कि डिस्टेंस के साथ किस तरह से वो वेरी कर रहा है पोटेंशियल, है ना। वो रिलेशन किसके साथ में आ रहा है, चार्ज डेंसिटी के साथ में वो अफेक्ट करेगा चार्ज डेंसिटी को। ये हम इंट्यूटिवली समझ में आ रही है, अगर चार्जेस मान लिया पोटेंशियल ज़्यादा है तो ज़्यादा क्लोज रखेगा, खींच लेगा अपनी तरफ को, ठीक है, और पोटेंशियल कम है तो चार्ज डेंसिटी डिफरेंट होगी, उतने एनायंस नहीं होंगे। तो चार्ज डेंसिटी टोटल डिपेंड करेगी इसका किस तरह का पोटेंशियल है, क्योंकि पोटेंशियल का मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वजह से ही तो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है चार्जेस की वजह से, ठीक है। तो ये एक रिलेशन है बच्चों। अब इसको क्योंकि हमारा पर्पज यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पर आर डी कैलकुलेट करना चल रहा है, तो और किसके लिए, शील्डेड पोटेंशियल के लिए, तो फाई आई की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, है ना, पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2, है ना, फॉर शील्डेड पोटेंशियल एंड टू सोल्व द एबव इक्वेशन। फाई आई की वैल्यू यहाँ पर पुट करके, यहाँ ये फाई आई है यहाँ पर रखकर, और जब इक्वेशन सॉल्व की जाएगी, ये डायरेक्ट रिजल्ट हमें याद रखना है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस पर सोल्व नहीं करनी है ना। सोल्विंग द एबव इक्वेशन, आफ्टर सोल्विंग द एबव इक्वेशन, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ फाई फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, है ना। इसको करने के बाद हमें क्या मिलेगा, आर डी की वैल्यू मिलेगी, जो कि हम डिवाई लेंथ निकालना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ बच्चों, जो ऊपर वाली इक्वेशन थी उससे जो इक्वेशन नंबर 2 थी उससे फाई आई जो सी पोटेंशियल था उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करके, पुटिंग द वैल्यू ऑफ फाई आई फ्रॉम इक्वेशन 2, है ना, इन इक्वेशन 4 एंड सोल्विंग द इक्वेशन। तो हाँ, यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन तो हमें सोल्व करनी नहीं है, तो वी गेट क्या मिलेगा हमें बच्चों, जो निकालना चाह रहे हैं आर डी की वैल्यू, आर डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन फाई आई अपॉन रो आई मिलेगा, ठीक है। ये वैल्यू हमें आर डी, ये वैल्यू यहाँ पर मिलेगी। तो आर डी तो मिल गया, लेकिन अच्छे से नहीं मिला, थोड़ी सी अभी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम चार्ज डेंसिटी अभी यहाँ पर नहीं जान रहे हैं, चार्ज डेंसिटी इसकी क्या होगी। तो हमारा पर्पज़ यहाँ पर अभी पूरा नहीं हुआ, हमें क्या निकालना, चार्ज डेंसिटी निकाले हैं, जो सेंट्रल एटम मतलब बीच का एटम, उसके आर डिस्टेंस पर कितनी चार्ज डेंसिटी होगी। तो चार्ज डेंसिटी मतलब डिफरेंस ऑफ चार्जेस कैटायन एंड एनायन इन यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। चलो उसको निकालते हैं। तो चार्ज डेंसिटी जो रो आई है, क्योंकि हमारा जो पर्पज़ चल रहा है आर डी निकालना पर्पज़ चल रहा है, वहाँ से इसे हमने पॉइजन इक्वेशन ली, पॉइजन इक्वेशन में हमने क्या पुट किया, शील्डेड पोटेंशियल फाई आई पुट किया, उसको फिर सोल्व किया, और बीच में हमने कह दिया कि उसमें जो लाप्लासियन ऑपरेटर है वो कैसा है, पोलर कोऑर्डिनेट्स है इसमें, क्योंकि स्फेरिकल है, ठीक है। तो उसके बाद हमने कहा कि इसमें फाई आई की वैल्यू करके जो सॉल्यूशन आएगा वो ये सॉल्यूशन आएगा, लेकिन आर डी हमारा पर्पस था, लेकिन अभी पूरा सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि हम क्या नहीं जानते, चार्ज डेंसिटी नहीं जानते। चार्ज डेंसिटी जो सेंट्रल एटम है उसकी आर डिस्टेंस पर चार्ज डेंसिटी किस तरह से है। तो चार्ज डेंसिटी जो होगी कैटायन और एनायन, जो चार्जेस है कैटायन और एनायन की वजह उनमें जो डिफरेंस है ना, तो ये डिपेंड करेगी उनकी कंसंट्रेशन पर, सी प्लस कैटायन की कंसंट्रेशन आर डिस्टेंस पर, तो ये तो हो गए मोल पर लीटर, लेकिन एक मोल पर जो चार्जेस होता है वो कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन पर फैराडे चार्ज होता है सपोज, है ना, इस पर जो इन आयंस पर चार्ज जो है जेड आई, सपोज चार्ज जेड आई है, और एफ बच्चों पर मोल है, अगर पर मोल ना होता, पर मोलिक्यूल होता तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, लेकिन हम पर मोल की बात कर रहे हैं, एक मोल की जैसे बात करें तो एक मोल पर चार्ज कितना आ जाएगा, जेड आई एफ हो जाएगा। एक मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, 1 फैराडे होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है 1 फैराडे चार्ज होता है, ठीक है। सपोज
हमारे कैटायन या एनायन उन पर मतलब जेड चार्ज है, मतलब 2+2 है या +3 है ना, तो कितना हो जाएगा उन पर जो भी चार्ज है ZiF। कितने मोल है पर लीटर में, वो कंसंट्रेशन बता रही है। मोल कितने मोल है, उन पर कितना चार्ज है, तो उतने मोल्स पर चार्जेस हो गया कैटायन का। मोल पर लीटर है तो ये क्या होगी, चार्ज डेंसिटी होगी यूनिट वॉल्यूम में, मोल पर लीटर। प्लस ऐसे ही चार्ज डेंसिटी किसकी हो गई, एनायन की हो गई, सेम वे में ZiF। ठीक है, ये कैटायन है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर Z+ करेंगे, ये एनायन है तो एनायन पर जो चार्जेस हैं उसके बाद यहाँ पर करेंगे, तो ये चार्ज डेंसिटी यहाँ पर हमारी आ गई है। लेकिन बच्चों ये कंसंट्रेशन कितनी है बल्क के कंपैरिजन में, कहने का मतलब इसके नज़दीक या फिर जहाँ पर इसका पोटेंशियल नहीं है उसको बोल रहे हैं सॉल्यूशन बल्क, है ना। मतलब कैटायन यहाँ है लेकिन इसका पोटेंशियल कुछ डिस्टेंस पे जाकर ख़त्म हो रहा होगा, बाकी रहा बल्क, तो जो इससे दूर चीज़ें जहाँ पर इसका पोटेंशियल है उसे बोल रहे हैं हम बल्क। तो क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस है, यहाँ पर कह रहे हैं यहाँ पर जो चार्जेस हैं यहाँ पर डेंसिटी कितनी है या फिर वहाँ पर डेंसिटी कितनी है, तो ये किस चीज़ पर डिपेंड करेगी, ये इसको निकालेंगे हम बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से। बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यूज़ करेंगे, क्योंकि बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हम जो स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी जानते हो बच्चों, क्या था बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, एक स्टेट का दूसरे स्टेट से अगर कंपैरिजन करते हैं तो उनकी जो पॉपुलेशन में डिफरेंस होता है, मान लीजिए यहाँ पर ये 2 स्टेट हैं, यहाँ पर कितने पार्टिकल्स हैं, इसके कंपैरिजन में यहाँ इनकी एनर्जी के डिफरेंस पे इस तरह से डिपेंड करता है, ΔE/RT, है ना, ये यूज़ किया होगा ΔE/RT। तो इस तरह से बच्चों हम इसको यहाँ पर इस बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन से यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे कि किस में जो उसके विसिनिटी में है ना, CI कंसंट्रेशन R डिस्टेंस पर और फिर एक बल्क में, तो कितने कैटायन है अपॉन C0 कैटायन के, मतलब ये होगी कंसंट्रेशन इन द बल्क और कंसंट्रेशन एट R डिस्टेंस। ये कौन सी कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन एट बल्क, एट बल्क मतलब दूर, उससे बल्क का मतलब क्या हो गया दूर, और एट R डिस्टेंस, एट R डिस्टेंस। तो ये किससे बराबर होगी, इसी फार्मूले से E/E/kT, E/kT। तो यहाँ पर बच्चों फिर मैं E क्या है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी क्या है, ये तो स्टेट की एनर्जी यहाँ पर कहते थे हम, है ना, तो एनर्जी यहाँ पर आयंस की इस पोटेंशियल की वजह से जो एनर्जी होगी, दूसरे आयंस की इसके पोटेंशियल की वजह से जो एनर्जी होगी, ठीक है, नज़दीक में इसका पोटेंशियल दूर है तो दूर तो होगी नहीं, तो खाली एनर्जी कहाँ पर उसके नज़दीक R डिस्टेंस पर, जब बल्क है तो वहाँ पर तो है ही नहीं, इसलिए खाली हमने यहाँ E लिखा है। तो E कितना होगा बच्चों, एनर्जी या वर्क तो फार्मूले सेम ही होते हैं, तो एनर्जी का फार्मूला क्या, जो वर्क का होता है तो वही एनर्जी का है, मतलब जो चार्ज इंटू पोटेंशियल, चार्ज इंटू पोटेंशियल, चार्ज कौन सा, जो भी दूसरा आयन है उसकी R डिस्टेंस पर, तो उस पर कह दे रहा हूँ मैं ZIE, ठीक है, ZIE जो चार्ज है एक एटम पर, ठीक है, इनटू पोटेंशियल, पोटेंशियल किसका, सेंट्रल आयन का, इसका जो पोटेंशियल है उसकी वजह से उसकी एनर्जी यहाँ पर है या फिर दूर है वो इफेक्ट हो रही होगी, तो ये सेंट्रल आयन का phi, ये सेंट्रल आयन का पोटेंशियल है। तो इसे एक का नोटेशन मैंने J यूज़ कर दिया, एक का नोटेशन phi, सेंट्रल आयन के पोटेंशियल में दूसरा आयन जो आएगा है ना, ZJE phi, चार्ज इंटू पोटेंशियली एनर्जी यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, C+/C+ = E⁻ ZJE phi I। तो कैटायन और एनायन के लिए है ना, ये जैसे कैटायन इन जनरल कह रहा हूँ मैं, कोई भी आयन जनरल लेके चलो अभी, इसको फिर कैटायन और एनायन में हम चेंज कर देंगे, कैटायन का भी या फिर एनायन का। तो इससे बच्चों कैटायन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, C+E⁻, जो कैटायन पर चार्ज होगा Z+E phi, और एनायन पर जो चार्ज होगा E- Z-E phi पोटेंशियल ऑफ सेंट्रल एटम। तो ये बच्चों ये बोल्ट्जमैन की वजह से यहाँ पर अपॉन, ध्यान रखो यहाँ पर क्या है KT है, तो KT आपको यहाँ पर रखना ही रखना है, KT को नहीं बोलना है, अपॉन KT,
ठीक है। तो इनको उठा करके वैल्यूज सी प्लस और सी माइनस क्या होंगे, ये बच्चों बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से हम उनका कंपैरिजन कर सकते हैं कंसंट्रेशन बल्क में। और देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें सी प्लस रखा है, सी आई इधर गया, तो सी आई कंपेरिजन किसका, कैटायन का, कब, जब बल्क में, कैटायन का जब बल्क में। तो इस तरह से हम कंसंट्रेशन यहाँ पर निकाल सकते हैं, है ना, इसके कंपैरिजन में। तो ये सी प्लस इधर गया है और अपन के टी यहाँ पर इस तरह, इस फार्मूले से हम कैटायन और एनायन की कंसंट्रेशन बोल्ट्जमैन से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर उठा करके मैं ये वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। चलो बच्चों, थोड़ा सा कैटायन यहाँ से लिखा मैंने, कितना लिखी इसकी कंसंट्रेशन लिखी बच्चों मैंने, इसको डिफरेंट कलर से लिख देते हैं, अलग से दिखाई देगा। सी प्लस कंसंट्रेशन 0 लगा रहा हूँ, इसका मतलब कंसंट्रेशन उससे दूर बल्क में, इंटू ई की पावर माइनस जेड प्लस ई फाई आई अपॉन के टी। ई की पावर में है ये, ठीक है, तो ये लिख दिया। ये सी प्लस की जगह आ गया, फिर गया है जेड प्लस एफ प्लस सी माइनस, जो बोल्ट्जमैन से कंसंट्रेशन निकाली है हमने, सी माइनस 0 ई की पावर माइनस जेड माइनस ई फाई आई अपॉन के टी। चलो बच्चों, ऊपर जो है हमारी इक्वेशन लिखी गई जिसमें आर डी की वैल्यू हमें पुट करनी है, तो यहाँ पर ये वैल्यू रख दी, ठीक है। सिमिलर वैल्यूज आई हैं, प्लस माइनस केवल डिफरेंस है ये आयंस के लिए। और क्या आ गया यहाँ पर, जेड माइनस एफ, जेड माइनस एफ। अब बच्चों इसको एक्सपोनेंटली ओपन करेंगे, जैसे कि ई की पावर माइनस एक्स का को जो एक्सपेंड करते हैं हम, ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स को किस तरह से किया जाता है, 1 माइनस एक्स प्लस कुछ इस तरह से ये सीरीज फॉर्म में आगे बढ़ता है। तो हम केवल 2 ही टर्म इसकी लेंगे, है ना, इस तरह से ई की पावर माइनस एक्स की जगह पर को ओपन अप करेंगे, ठीक है। तो सी प्लस को मैं बाहर लिख दूँ, इज इक्वल टू सी प्लस 0 बल्क कंसंट्रेशन, इसको मैं उस सीरीज फॉर्म से खोल रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ, डिफरेंट कलर से लिखते हैं इसको। तो क्या आएगा, 1 माइनस जो एक्स से वो आ जाएगा, एक्स जो एक्स की पावर होता है वो उस तरह से आ जाता है, 1 माइनस, तो एक्स क्या है, जेड प्लस ई फाई आई अपॉन के टी, ठीक है। इसके बाद क्या है, जेड प्लस एफ है, जेड प्लस एफ प्लस सी माइनस को यहाँ पर भी बाहर ले लो, सी माइनस नोट, अंदर इसको ओपन कर देते हैं, 1 माइनस जेड माइनस ई फाई आई अपॉन के टी, ठीक है। बाहर कितना है, जेड माइनस एफ। तो बच्चों इससे और इससे मल्टीप्लाई करी मैंने, इससे करूँगा नीचे, है ना, कर रहा हूँ, और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इससे भी अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों चीज़ों से, तो यहाँ पर और यहाँ से जो टर्म आएगी, यहाँ से टर्म आएगी, उसको नीचे लिख दे रहे हैं। तो बच्चों इससे मल्टीप्लाई की, इससे मल्टीप्लाई की, एफ यहाँ पर और एफ कॉमन ले लूँगा, फिर इन दो टर्म को लिख रहा हूँ, यहाँ मल्टीप्लाई करने पर और यहाँ जो मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है उनको एक साथ लिख रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, सी प्लस 0, इससे मल्टीप्लाई 1 की और इससे मल्टीप्लाई करी जेड प्लस एफ भी आएगा, एफ को मैं ब्रैकेट के बाहर लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, जो एफ आएगा, ये 3 टर्म आएगी यहाँ मल्टीप्लाई करके। फिर यहाँ पर भी मल्टीप्लाई की 1 को इससे और इससे, तो और एफ यहाँ पर आएगा, तो एफ यहाँ पर बाहर आ गया है, प्लस सी माइनस 0 जेड माइनस, एक टर्म ये आएगी यहाँ पर, आगे लिखा हमने माइनस, फिर बच्चों सेम वे में इससे मल्टीप्लाई इसको, इससे मल्टीप्लाई इसको, ऐसे ही इससे मल्टीप्लाई इसको, इससे मल्टीप्लाई इसको, ये जो 2 टर्म आएंगी और जो कॉमन टर्म है उसको ब्रैकेट से बाहर लिख देंगे। तो कॉमन टर्म कौन कौन सी हैं,
बच्चों यहाँ पर ये वाली टर्म ई फाई आई के टी और एफ, वो यहाँ पर भी है, वो यहाँ पर भी, तो वो ब्रैकेट के बाहर आ जाएंगे। तो अंदर कौन सी टर्म रही, यहाँ पर जेड प्लस जेड प्लस जेड प्लस स्क्वायर आ गया, जेड प्लस स्क्वायर और सी प्लस, ठीक है, सी प्लस सी जीरो प्लस, ऐसी यहाँ पर जो टर्म आई है वो कितनी आई है, यहाँ पर जेड माइनस का स्क्वायर सी माइनस का नोट, और बाहर जो टर्म आई है कॉमन ई फाई आई अपॉन के टी एफ। कुछ नहीं करना है, सिंपल मैथ है, ज़्यादा डिफिकल्ट तो कुछ है नहीं। अब बच्चों यहाँ पर और जो बाकी जो टर्म है उनको हमने नेग्लिजिबल मान लिया इसके बाद, क्योंकि एक्सपोनेंशियली यहाँ पर और भी टर्म्स होंगी, क्योंकि इस सीरीज से जब खोल रहे हैं तो उनको नेग्लिजिबल मान रहे हैं वो टर्म को। और ये जो टर्म होगी क्योंकि सॉल्यूशन न्यूट्रल है, वहाँ पर कोई पोटेंशियल है नहीं, फाई टर्म यहाँ पर नहीं आ रही है, तो पहली टर्म जो है वो इज इक्वल टू क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, क्योंकि ये बल्क की कंसंट्रेशन पर है, वहाँ कैटायन और एनायन क्या होंगे, इक्वल अमाउंट में होंगे, तो वहाँ कोई डिफरेंस नहीं होगा। बाकी इस टर्म को देखते हैं, ये टर्म क्या है और इसको किस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, ये हमारी जो कैलकुलेशन चल रही है रो आई की कैलकुलेशन चल रही है, रो आई हमारा निकल जाएगा, तो जो हमारी डी वाई लेंथ है वो निकल आएगी, वहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे लास्ट में। तो ये वाली फर्स्ट टर्म जो आई थी वो इक्वल टू 0, क्योंकि बल्क में जो सेंट्रल आयन है उससे दूर, जो सेंट्रल आयन है उससे दूर जो चार्ज डेंसिटी होगी वो किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी, चार्ज डेंसिटी वहाँ पर नहीं होगी। अब कैलकुलेट करना क्या है हमको, ये कैलकुलेट करना है यहाँ, ये किसके बराबर होता है। तो बच्चों इसका अगर सॉल्यूशन, इफ सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, तो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पहले, जेड स्क्वायर प्लस सी प्लस नोट प्लस जेड माइनस का स्क्वायर सी माइनस नोट। अप्रोक्सीमेटली जो कंसंट्रेशन है मोल पर लीटर, मतलब ये है मोलेरिटी, ये क्या है, मोलेरिटी, इसको मोलेरिटी की टर्म में लिख सकते हैं अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो, इतना उसमें डिफरेंस नहीं है। जेड ऑलमोस्ट इक्वल वैल्यू होंगी, तो ये मोल, ये हो गया पर केजी में आता है ना, नंबर ऑफ मोल पर केजी। कैटायन की कंसंट्रेशन यहाँ पर एक हम डिवाइड करते हैं किससे, यूनिट कंसंट्रेशन से, है ना, उसकी वैल्यू 1 होती है, प्लस जेड स्क्वायर सी एम बी में 0 माइनस अपॉन, ये लिखने का पैटर्न है, इसको मोलेरिटी है, कंसंट्रेशन की जगह है, एक कंसंट्रेशन को डिफरेंट डिफरेंट वे में एक्सप्रेस किया जा सकता है, जैसे कि ये मोल पर लीटर है तो इसको मोल पर केजी, ठीक है। ये इसका, इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, जस्ट है ना, 1 होती है। कुल मिलाकर के बच्चों इसको मैं आगे मल्टीप्लाई कर दूंगा उसमें, तो ये इसके बराबर होगी, लेकिन यहाँ पर जो है बच्चों इसको डेंसिटी रो से मल्टीप्लाई हम करेंगे इसके बराबर करने के लिए, क्योंकि मोलेलिटी क्या है, इसको देख ही सकते हो, मोल पर लीटर वॉल्यूम है ना, पर लीटर होती है, और ये जो होती है मोल, ये मोल पर केजी होती है, मतलब वेट होता है, और डेंसिटी क्या होती है, वेट, वेट मतलब केजी अपॉन वॉल्यूम, वेट से वेट कर गया, तो कहने का मतलब इसको इसके बराबर लिखूंगा तो मुझे ये डेंसिटी से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर भी क्या हो गया, मोल पर वॉल्यूम बच गया। और बच्चों ये जो बराबर, ये टर्म्स हैं ये आती है आयनिक स्ट्रेंथ के बराबर, आई के बराबर, है ना, किसके बराबर रहती है टर्म, आई के बराबर। आई का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, आई इजकल टू होता है हाफ मोलिलिटी, या फिर आप कई बार कंसंट्रेशन की टर्म में पढ़ते हो तो इसको देख लो, स्क्वायर है ना, मोलिलिटी की टर्म में लिख दो इसको, चलो, प्लस अपॉन जो यूनिटी कंसंट्रेशन के लिए, ये खाली हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ताकि इसकी यूनिट कैंसिल आउट हो, प्लस ऐसे ही जो भी आयंस दूसरे हैं उनका स्क्वायर, जो भी हमारे आयंस रहेंगे हैं, समेसन रहता है इसका एंड सो ऑन। तो ये फार्मूला, तो इससे हम ये जो है इसको क्या लिख सकते हैं, 2i बी नोट, बी नोट इधर ले गया, तो ये इसके बराबर हमारा हो जाएगा 2i बी नोट। तो ये टर्म किसके बराबर होगी बच्चों, 2i बी नोट और रो के बराबर यहाँ पर टर्म हो गई है, ठीक है, ये इस टर्म के बराबर यहाँ पर आ गई। ये चीज़ जो है बच्चों, ये चीज़ किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी, तो इसकी वैल्यू उठा करके मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, इसको हटा करके
ये टर्म थी 0, तो कुल मिलाकर के क्या आई थी टर्म, यहाँ से जो आई थी टर्म जो इसकी जगह लिखने जा रहा था मैं 2i/b0, ठीक है, 2i/b0 और रो, ये टर्म हमारी निकल करके यहाँ पर आई है। और बाकी ये वाली टर्म यहाँ पर है ही, ये जो टर्म पहले चले e phi अपॉन, ये बच्चों रो नहीं, e phi अपॉन KT F, ये टर्म यहाँ पर इतनी है। किसके बराबर आ रही है बच्चों टर्म, ये टर्म आ रही है बच्चों हमारी रो आई के बराबर, रो आई, और ये माइनस साइन, ये वाली टर्म 0 हो गई। ये जो टर्म आई थी 2i/b0 रो e phi अपॉन KT F हो गया यहाँ पर ये, ठीक है, सब कुछ यहाँ तक। तो इसकी वैल्यू क्या करेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन जो भी हमारी इक्वेशन चल रही है वो 5 या 6 कर दो, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 6, ठीक है। तो इसकी वैल्यू वहाँ पर हम पुट करेंगे तो RD क्या आएगा, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 5, ऊपर जो इक्वेशन है पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 6, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 6, तो हमारा RD आएगा, RD का स्क्वायर। देखो बच्चों यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाए, क्योंकि यहाँ भी माइनस है, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस माइनस तो चला गया, प्लस आएगा, है ना। और यहाँ पर जो टर्म्स हमारी आ रही हैं इक्वल टू एप्सिलॉन phi i अपॉन करेंगे तो ये वाली टर्म नीचे आएगी, जो ऊपर वाली टर्म है, क्या क्या टर्म है, 2i/b0 रो e phi i f, और ऊपर क्या जाएगा KT, इससे जो ये टर्म है ये ऊपर जाएगी, तो phi i से बच्चों phi i कट गया, phi i से phi i कट गया, तो बाकी बची हुई टर्म क्या रही हमारी, RD स्क्वायर है तो इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो टर्म क्या आ गई, एप्सिलॉन KT अपॉन 2i/b क्रॉस रो EF की पावर हाफ आ गई, ठीक है। इसको एक बार मैं रिजल्ट को मैच करता हूँ। ठीक है, सही है। अब बच्चों हम एक यहाँ पर मॉडिफाई क्या करेंगे, हम k को एक मल्टीप्लाई कर लें, Na से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, है ना, कोई डिफरेंस नहीं आता उससे। Na से मैंने मान ली यहाँ मल्टीप्लाई की, और Na से एवोगाड्रो नंबर से Na से क्या मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दी, ऊपर मल्टीप्लाई करी Na से और नीचे मल्टीप्लाई करी, तो यहाँ पर ये वाली टर्म जो हमारी बन जाएगी, ये टर्म और ये टर्म किस में चेंज हो जाएगी, ये के क्या है यहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो Na से एवोगाड्रो नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई किया, एवोगाड्रो नंबर से नीचे मैंने डिवाइड किया है, तो Na को किस में लिखा जा सकता है बच्चों, R लिखा जा सकता है, गैस कांस्टेंट लिखा जा सकता है, और क्या पता है आपको, एवोगाड्रो नंबर इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, है ना, क्या लिखा जा सकता है, 1 एवोगाड्रो इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1 फैराडे, F लिखा जा सकता है। तो इसको मैं जस्ट यहाँ पर Na ऊपर और Na नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये टर्म क्या बन जाएगी, F बन जाएगी, और ये टर्म क्या बन जाएगी, R बन जाएगी, तो F यहाँ पर, F यहाँ, तो ये हो जाएगा F स्क्वायर। तो इसको फर्दर थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम लिख दें टर्म को, क्या हो गया, ERT अपॉन 2i/b0 रो F स्क्वायर, और इसकी पावर हमें याद रखना है, छोड़ना नहीं है, 1/2 चल रही है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हमारा जो ये आ गया, क्या है आया बच्चों, यहाँ पर ये हमारी कैलकुलेशन किस चीज़ की आ रही है, RD की कैलकुलेशन आ रही है, RD की कैलकुलेशन आ रही है, तो RD के लिए हमारा ये आ गया। तो हम डिवाई लेंथ निकालना चाह रहे थे, यहाँ पर डिवाई लेंथ हमारी निकल गई, जो CD पोटेंशियल में टर्म आई थी, तो RD ये होगा। अब बाकी तो हमें निकालना क्या है आगे, चलो आगे करते हैं इसके बाद सॉल्व। हमें इस फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, इसे लिखा रहने देते हैं, बाकी हम हटा देते हैं। हमें अल्टीमेट निकालना था बच्चों, क्या पोटेंशियल होगा सेंट्रल एटम पर, क्योंकि उसे टर्न ऑफ करना है फिर टर्न ऑन करना है, तो उस पर पोटेंशियल निकालना है कि सेंट्रल एटम पर कितना पोटेंशियल होगा, ठीक है।
और आर डी टर्म हमारी आगे फार्मूले में फिर आएगी, क्योंकि हम वर्क जो है कि वापस टर्न ऑफ, जैसे कि शुरू में बताया था, टर्न ऑफ कर रहे हैं चार्जेस को, फिर टर्न ऑन कर रहे हैं चार्जेस को। तो उसके लिए जो वर्क होगा, तो पोटेंशियल एट सेंट्रल एटम कितना होगा? पोटेंशियल एट सेंट्रल एटम, पोटेंशियल एट सेंट्रल एटम, पोटेंशियल एट सेंट्रल एटम पर जो पोटेंशियल होगा ड्यू टू एटमोस्फेयर, आयनिक एटमोस्फेयर, ड्यू टू आयनिक एटमोस्फेयर। तो जो साई ड्यू टू आयनिक एटमोस्फेयर, जो चार्जेस हो, जो पोटेंशियल होगा यहाँ पर, जो पोटेंशियल होगा सेंट्रल एटम पर, इसके चारों तरफ क्या है? आयंस है, आयनिक एटमोस्फेयर है, उसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा, ठीक है। वो कितना होगा बच्चों? टोटल पोटेंशियल जो सॉल्यूशन में हो रहा होगा, कौन सा वाला पोटेंशियल? शील्डेड पोटेंशियल जो था, टोटल पोटेंशियल माइनस कर दें जो सेंट्रल एटम खुद का पोटेंशियल है, तो उसका खुद का पोटेंशियल माइनस कर दें, और जो चारों तरफ से जो एटमॉस्फेरिक जो शील्डेड पोटेंशियल है, और टोटल पोटेंशियल, तो टोटल पोटेंशियल माइनस सेंट्रल एटम पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल निकाल लेंगे तो हमें निकालना वर्क है चार्ज इनटू पोटेंशियल, तो हम पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं यहाँ पर। आर डी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं हम फाइनल डेरिवेशन की तरफ को। तो जो टोटल पोटेंशियल का बताइए हमें, जो शील्डेड पोटेंशियल है, तो टोटल पोटेंशियल है जो यहाँ पर इसका जो एटमॉस्फेयर है उसकी वजह से जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा होगा, वो क्या था? फार्मूला कैपिटल जेड आई अपॉन आर ई की पावर माइनस आर अपॉन आर डी डिवाई लेंथ, ठीक है, डिवाई लेंथ आर डी, माइनस जो सेंट्रल एटम का पोटेंशियल है कितना है? जेड आई अपॉन आर, सेंट्रल एटम का तो जब आयनिक एटमॉस्फेयर नहीं है, नॉर्मल जो पोटेंशियल उसका खुद का पोटेंशियल है विदाउट शील्डेड वाला। तो बच्चों यूजिंग लिमिट, लेकिन हमें चाहिए इसकी, जब ये तो आर डिस्टेंस की बात है, आर डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल्स हैं, आर डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं? सेंट्रल एटम से। पोटेंशियल चाहिए सेंट्रल एटम पर, तो हम लिमिट लगा रहे हैं कि आर टेंड्स टू 0, तभी तो पता चलेगा कि इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है, उसके एटमॉस्फेयर की वजह से, है ना। तो इसमें हमें लिमिट लगानी पड़ेगी, यूजिंग लिमिट आर टेंड्स टू 0, यूजिंग लिमिट आर टेंड्स टू 0 लिमिट अगर हम यहाँ पे यूज़ करें, तो बच्चों यहाँ से लिमिट लगाने पर 5 एटमॉस्फेयर जो बचता है वो कितना बचेगा? जेड आई अपॉन आर डी, जेड आई अपॉन आर डी। तो यहाँ पर पोटेंशियल जो बचा है जेड आई अपॉन आर डी पोटेंशियल बचा है। तो बच्चों पोटेंशियल उतना ही पोटेंशियल यहाँ पर ये बच रहा है, कितना पोटेंशियल? मतलब जितना कि सेंट्रल एटम पर चार्जेज है उसके बराबर चार्ज आयनिक एटमॉस्फेयर पर है, और वो आयनिक एटमॉस्फेयर इसके अपोजिट जो चार्ज है वो कितना हो? अपोजिट चार्ज हो, है ना। तो सेंट्रल एटम पर जो चार्ज लगेगा इसके अपोजिट उतना ही अमाउंट में, ये सपोज करते हुए कि वो जो यूनिट चार्ज है वो कितनी डिस्टेंस पर है? आर डी डिस्टेंस पर है, डिवाई लेंथ डिस्टेंस पर है, उसके इक्विवेलेंट चार्जेस वहाँ पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों 5 एटमॉस्फेयर, सपोज हम मान रहे हैं कि 5 जो एटमॉस्फेरिक चार्ज होगा, एटमॉस्फेयर यहाँ पर 0 लिख दिया कि R0, ये इस चीज़ बता रही कि लिमिट लगाने के बाद डिस्टेंस क्या हम अप्रोक्सीमेट R0 है तब। तो 5 एटमॉस्फेयर है ना 0, उसके द्वारा जो सेंट्रल एटम पर पोटेंशियल लगेगा, तो जेड आई हम जानते हैं, जेड आई किसके बराबर था? पहले हम स्टार्टिंग में बताया था कैपिटल जेड आई बराबर है जेड आई ई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। जेड आई हम कह रहे हैं कि अभी चार्ज लेकर में हम कह रहे हैं कि उस पर क्यू चार्ज है सपोज, है ना। तो यहाँ पर और अपोजिट चार्ज है माइनस क्यू सेंटर अपॉन, जेड आई की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, लेकिन अपोजिट जो कैटायन है तो उसके चारों तरफ जो चार्जेस होगा वो एनायन का होगा, उनकी वजह से चार्जेस इस पर अपोजिट चार्ज लग रहा होगा, कितना? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर डी। तो यहाँ पर मैंने इसको 1 अपॉन इंटू इस तरह से कुछ है ना फार्मूला हम लिखते हैं, तो उसी फॉर्म में लिख दिया आर डी। तो बच्चों पर अब कैलकुलेशन हमें किसकी करनी है? तो ये हमें पता चल गया कि इतना चार्जेस बाहर से जो एटमॉस्फेयर
बाहर का जो एटमॉस्फेयर है उसकी वजह से जो पोटेंशियल सेंट्रल एटम पर होगा वो इतनी अमाउंट होगा। तो हम क्या करें, जो इसको टर्न ऑफ करें कैटायन को, फिर इसका जो चार्ज है फिर इसको इसके पोटेंशियल जो चारों तरफ का पोटेंशियल है वहाँ पर मिड में लेकर के आए। तो वर्क जो DWE होगा, है ना, DWE होगा। तो जो पोटेंशियल ये वाला एटमॉस्फेयर का पोटेंशियल है 5, क्योंकि वर्क क्या होता है, वर्क होता है पोटेंशियल इनटू चार्ज। सपोज DQ चार्ज लेकर के आए हैं, है ना, लेकिन अगर हमें टोटल चार्ज लाना हो, जो कि चार्जेस यहाँ पर ZIE है, उतना चार्जेस लाना हो पर मोल के हिसाब से, तो हम क्या करेंगे बच्चों, टोटल चार्ज के लिए क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। WE इक्वल टू अवोगाद्रो नंबर के बराबर Na, कितना चार्जेस लाना हो, 0 से ZI चार्ज तक लेके जाना हो, ZIE 5 एटमॉस्फेयर इंटू DQ, ये करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेट किया है। ये तो हमने पार्शियली, अगर मतलब पहले छोटा चार्जेस ला रहे हैं, लेकिन हमें क्या है कि पूरा जितना ZIE चार्ज हो उतना चार्ज लेकर के आए। पहले चार्ज नहीं है फिर लेकर के आए, तो वही वर्क है। तो वर्क कितना होता है, जो जिस एटमॉस्फेयर में लेकर आ रहे हैं, है ना, तो उतना पोटेंशियल है उसका इंटू उस पर चार्ज DQ। पहले DQ लेकर के आए, फिर उसको एडअप कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। 5 एटमॉस्फेयर कहाँ से बच्चों, ये हमने निकाली, इसकी वैल्यू वहाँ पर पुट करके इंटीग्रेट करेंगे हम। तो यहाँ पर और एक चीज़ ये माइनस है यहाँ पर, है ना, तो माइनस हमें फिर यहाँ पर आगे लेकर के चलना है। माइनस Na अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, 4 पाई एप्सिलॉन, अंदर क्या टर्म बच जाएगी बच्चों, RD 1 अपॉन RD, क्योंकि इंटीग्रेशन में DQ है तो RD पे इंटीग्रेशन के बाहर हम सिंपल उसको लिख ही सकते हैं RD। तो अंदर इंटीग्रेशन में वैल्यूज़ क्या बचेंगी, ZIE QDQ टर्म यहाँ पर बचेगी। एक मिनट बच्चों, QDQ टर्म यहाँ पर बचेगी। तो यहाँ पर कितनी टर्म, क्या क्या आ गया, माइनस Na अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन RD। यहाँ से जो टर्म आई क्या आएगी, ZI पुट करोगे, है ना, Q²/2 आएगा इंटीग्रेशन इसका, और लिमिट कितनी, 0 से ZIE। ठीक है, जैसे कि x dx का इंटीग्रेशन होता है, वही इंटीग्रेशन क्या आएगा, Q²/2 ZIE 0। तो यहाँ पर ये कितनी टर्म आ गई, माइनस Na अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन RD। ZIE की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या हो गया, ZI जो भी चार्जेस रहेंगे उन पर ZIE² अपॉन 2 आ गया, तो मैंने 2 को मैंने यहाँ पर 8 कर दिया, ये टर्म हो गई, है ना। और 0 पुट करोगे तो सारी वैल्यू 0 हो रही है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पर क्या है, तो Na 8 पाई एप्सिलॉन RD ZI²E²। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, जो Na जो अवोगाद्रो नंबर है, यहाँ पर एक Na से नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ, एक से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूँ, मतलब इसका स्क्वायर। और हम जानते हैं ये जो है पहले भी हमने किया, ये क्या Na जो होता है बच्चों फैराडे होता है। तो यहाँ पर टर्म क्या हो गई, माइनस ZI² F² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन RD एनी टर्म हो गई यहाँ पर। ठीक है, अब हम बात, ये वर्क हो गया। अगर सेंट्रल एटम की बात कर रहे हैं, सेंट्रल एटम लाएँ तो उतना वर्क, हमें टोटल वर्क की बात करनी है, सारे चार्जेस कैटायन भी और एनायन भी, तो उनको टर्न ऑफ से टर्न ऑन करने के लिए टोटल वर्क जो होगा उसकी बात हमें करनी है। तो टोटल वर्क बच्चों इस तरह से, W इक्वल टू P माने थे हमने कैटायन, P Z प्लस, ठीक है, Z प्लस जो कैटायन के लिए जो वर्क होगा, प्लस वर्क जो एनायन लाने के लिए वर्क होगा, WE मतलब वर्क की बात कर रहे हैं, अपॉन यहाँ पर जो क्या था बच्चों, SRT था, ये था ना फार्मूला किसके लिए, जो स्टार्टिंग में हमने निकाला, Ln गामा प्लस माइनस, ये टोटल वर्क अपॉन SRT। तो हमने एक आयन के लिए इस तरह से वर्क निकाला है, तो इसकी वैल्यू हम
कैटायन के लिए यहाँ पे निकाला तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रखें और एनायन के लिए रखें। तो बच्चों यहाँ पर कैटायन के लिए लिखेंगे तो ZiZ+ हो जाएगा सिंपल। कैटायन के लिए कितना हो गया और बाकी कॉमन ले लें हम, तो यहाँ पर टर्म कितनी आ रही है, P